नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं भूपेंद्र कुमार सैनी आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान वैविध्य में फिर से स्वागत करता हूं। जैसे हम राज्य सरकार के पार्ट को डिस्कस कर रहे थे, तो आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक राज्य सरकार का, जिसे कहते हैं हम उच्च न्यायालय, क्या कहते हैं उच्च न्यायालय, वो डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रहेगा उच्च न्यायालय, क्या रहेगा उच्च न्यायालय। ठीक है, पहला जिक्र कर लेते हैं, कौन से अनुच्छेद में इसका जिक्र है। शुरुआत करते हैं पहले अनुच्छेद से। तो अनुच्छेद इसका रहेगा 214। कौन सा रहेगा? 214। अनुच्छेद कौन सा रहेगा? 214। 214 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य में क्या होगा? प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। ध्यान रखना, पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय की स्थापना हो सकती है। एक उच्च न्यायालय हो सकता है। ध्यान समझना, ये थोड़ा अलग है फर्स्ट और ये दूसरा सेकंड ध्यान करना। यानी 214 आर्टिकल ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक क्या होगा? उच्च न्यायालय होगा। क्या होगा? उच्च न्यायालय होगा। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी क्या हो सकता है? एक उच्च न्यायालय हो सकता है। और हमने न्यायपालिका, कौन सी न्यायपालिका ग्रहण की है? एकीकृत न्यायपालिका। कौन सी? एकीकृत न्यायपालिका। ये न्यायपालिका का स्वरूप हमने अपनाया है। ठीक है, एकीकृत न्यायपालिका। कौन सा स्वरूप? एकीकृत न्यायपालिका का। आर्टिकल 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक क्या होगा? उच्च न्यायालय होगा। और दूसरा कंडीशन यह है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी क्या हो सकता है? एक उच्च न्यायालय हो सकता है। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं किस प्रकार, देखिएगा। जैसे मान लीजिएगा राजस्थान, अपना राज्य एक ले लेते हैं, राजस्थान। राजस्थान की बात करें तो अपना उच्च न्यायालय एक है। कौन सा? आपका हाईकोर्ट, आपका जो हाईकोर्ट है अपना जोधपुर है। कहाँ है? जोधपुर। कहाँ है? जोधपुर। ये तो हमारा एकल स्वामित्व आ गया, यानी अपने सिर्फ राजस्थान का ही है। क्या है? सिर्फ राजस्थान का ही है। लेकिन दूसरी कंडीशन मैंने ये बताई थी कि दो राज्यों का भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है। कितने राज्यों का? दो राज्यों का, या दो से अधिक का भी हो सकता है। कैसे? देखिए, एक बात करें तो अपन बात करें चंडीगढ़ न्यायालय, किसी की? चंडीगढ़ न्यायालय की। चंडीगढ़ की बात करें तो यहां पर किस किस का? ये पंजाब का भी है। किसका है? पंजाब का। और किसका है? हरियाणा का। पंजाब और हरियाणा, इन दोनों का क्या है? एक है। क्या? पंजाब और हरियाणा दोनों का एक है। और ऐसे स्टेट भी और भी हैं हमारे यहाँ, जो क्या हो सकते हैं कि जिनका दो या तीन को मिलाकर एक उच्च न्यायालय हो सकता है। ठीक है, ये तो मैंने बताई है जो संवैधानिक भूमिका है इसकी। कौन सी भूमिका? संवैधानिक भूमिका। अब हम शुरू करते हैं कि पहली स्थापना कब हुई उच्च न्यायालय की भारत में, फिर उच्च न्यायालय हमारे वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं, इसकी बात करेंगे अपन। ठीक है, प्रथम उच्च न्यायालय की बात करें, प्रथम उच्च न्यायालय, प्रथम उच्च न्यायालय की बात करें तो भारत में प्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1862 में। कब हुई थी? 1862 में। कब हुई थी? 1862 में। कहां कहां पर हुई थी? देखिए, मद्रास, बॉम्बे, मद्रास हो गया आपका, बॉम्बे हो गया, मद्रास, बॉम्बे। जैसे इसको याद करने का ट्रिक भी है, BKM। जैसे बॉम्बे, मद्रास और आपका ये हो जाएगा कोलकाता। क्या हो जाएगा? कोलकाता। क्या हो जाएगा? कोलकाता। यहां पर ये तीन स्टेट हैं। कौन से? मद्रास, बॉम्बे, कोलकाता। यहां तीनों में 1862 में उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। ध्यान रखना,
1862 में। कब होती है? 1862 में। कहाँ कहाँ? मद्रास, बॉम्बे और कोलकाता। कहाँ कहाँ? मद्रास, बॉम्बे और कोलकाता। इसको याद करने का छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ, इसको याद कैसे करना है आपको, देखिएगा। याद करने का ट्रिक, बी से लिखते हैं बॉम्बे से लिखते हैं बी, एम से लिखते हैं मद्रास और के से लिखते हैं कोलकाता। क्या लिखते हैं? कोलकाता। इनका क्रम चेंज कर लीजिएगा। आपको याद करना है बी, फिर लिख दिया मैंने के, फिर लिख दिया एम। बिकम क्या हुआ? उच्च न्यायालय बिकम यानी बना। हम बोले बिकम यानी इंग्लिश में, लेकिन याद करना है ऐसे बिकम। याद रहेगा आपको, बी से बॉम्बे, के से कोलकाता, एम से आपका मद्रास। ठीक है। वर्तमान में इनके नाम चेंज हैं। बॉम्बे को हम मुंबई कहते हैं, मद्रास को हम चेन्नई कहते हैं। ठीक है। बिकम ये स्थापना हुई थी। ये प्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना है। कब की? प्रथम उच्च न्यायालय। किसकी? प्रथम उच्च न्यायालय की। अब द्वितीय की देखते हैं। किसकी देखते हैं? द्वितीय की। द्वितीय उच्च न्यायालय की स्थापना। द्वितीय उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? वापस ध्यान रखना, 1868 में। कब होती है? 1868 में। याद रखना, 1868 में। कब होती है? 1868 में। प्रथम की कब हुई थी? प्रथम की कब हुई थी? फर्स्ट की। प्रथम की ध्यान रखना 1862 की। कितने साल आगे आना है? 6 साल आगे आना है। कितने साल आगे आना है? 6 साल। ध्यान रखना, गैप कितने का है इसमें? 6 का। कितने का है? 6 का। 6 प्लस करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। 6 प्लस करते हैं 1868 पे आते हैं। यहाँ पर किस उच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो मैं बता दूं, यहाँ पर आपके इलाहाबाद, किसकी? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। किसकी हुई थी स्थापना? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की यहाँ पर स्थापना होती है। किसकी? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की। ठीक है। फिर अब कर रहा हूं मैं। अब वर्तमान बात करें। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में उच्च न्यायालय कितने हैं? वर्तमान में उच्च न्यायालय कितने हैं? बताइए आप, कितने हैं वर्तमान में? 24। पढ़ा आपने किताब में? अपनी किताब में पढ़े कितने हैं? 24। कितने हैं? 24 नहीं, 24 नहीं है, ये गलत आंसर हो गया। अब कितने हो गए? 25 हो गए। कितने हो गए? 25। कितने हो गए? 25। कैसे? देखिएगा, नए उच्च न्यायालय का सर्जन हुआ है। किसका? नए उच्च न्यायालय का सर्जन। नए उच्च न्यायालय का सर्जन हुआ है। कौन सा बना है सर? नया उच्च न्यायालय देखिएगा, आंध्र प्रदेश। कौन सा बना है? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। कब हुई सर? ध्यान रखना, 1 जनवरी। कब? 1 जनवरी 2019 को। 1 जनवरी 2019 को इसकी स्थापना होती है। कब होती है? 1 जनवरी 2019 को। ठीक है। 1 जनवरी 2019 को स्थापना हुई। आप कहोगे सर पहले क्या था? देखिए पहले क्या था। पहले देखिएगा कि आपका आंध्र प्रदेश पूरा का पूरा एक ही प्रदेश था। आंध्र प्रदेश था, उससे अलग हुआ तेलंगाना। कौन अलग हुआ? तेलंगाना अलग हुआ था। अब दोनों की राजधानियां रखी गई थी सेम। दोनों की राजधानी क्या रखी गई थी? दोनों की राजधानियां, इसकी भी और इसकी भी, दोनों की राजधानी क्या रखी गई थी? हैदराबाद। 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 अब ये कुछ समय के लिए तय थी, अभी भी राजधानी तो यही है। और दोनों का हाईकोर्ट भी पहले क्या था? इसका और इसका दोनों का हाईकोर्ट भी क्या था? हैदराबाद ही था। क्या था? हैदराबाद ही। लेकिन अब क्या किया गया? अब क्या किया गया है? जो हैदराबाद रहेगा तेलंगाना का, किसका रहेगा? तेलंगाना का हाईकोर्ट। किसका रहेगा? तेलंगाना हाईकोर्ट। अब इसको चेंज करके हैदराबाद का नाम भी क्या कर दिया गया? तेलंगाना हाईकोर्ट। ठीक है। आंध्र प्रदेश की अलग से स्थापना कर दी गई है। ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश की क्या कर दी गई है? अलग से स्थापना की गई है। तो वर्तमान में कितने हो गए? याद रखना, आपकी बुक्स में 24 आ रखे हैं, लेकिन अपडेट करना है अपने आप को। 25 हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 25 हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 25। ठीक है। अब चलो, ये चीजें होगी हम उच्च न्यायालय के बारे में जितनी भी बातें होनी थी। अब शुरू करते हैं इसका गठन। क्या शुरू करेंगे? गठन। उच्च न्यायालय के गठन की शुरुआत करते हैं। उच्च न्यायालय का गठन कर रहे हैं अपन। क्या कर रहे हैं? गठन। कौन से अनुच्छेद के तहत होगा सर? 216। क्या होगा? 216। सर अनुच्छेद हार्ड लगते हैं। बिल्कुल नहीं होंगे। मैं अगला वीडियो ऐसा बनाऊंगा, अनुच्छेद अगर एक बार आपने वीडियो देख लिया, गारंटी है मेरी, विश्वास दिलाता हूं याद होगा।
विश्वास में कभी नहीं तोड़ता, ध्यान रखना। 100% गारंटी है, याद होगा आपको, जितने भी अनुच्छेद है सारे अनुच्छेद आपको याद होंगे। 216 में क्या कहा गया है कि उच्च न्यायालय का गठन होगा। कैसे होगा, ध्यान रखना। एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा, क्या होगा, एक मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश प्लस बाकी जो न्यायाधीश होंगे, बाकी न्यायाधीश, इनको मिलाकर क्या होगा, उच्च न्यायालय का गठन होगा। क्या होगा, उच्च न्यायालय का गठन होगा। ठीक है, ये उच्च न्यायालय का गठन हुआ। अब इनकी नियुक्ति वगैरह राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति। कौन करेगा, राष्ट्रपति। ठीक है, ये उच्च न्यायालय का गठन हुआ। गठन हो गया, चलो इसको सब रब करते हैं। अब गठन के फिर है नियुक्ति। क्या है, नियुक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 217, अनुच्छेद कौन सा, ध्यान रखना, 217। कौन सा अनुच्छेद, 217, अनुच्छेद 217। अनुच्छेद 217 कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा कौन, राष्ट्रपति। कौन करेगा, राष्ट्रपति। कौन करेगा, राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति। कौन करेगा, राष्ट्रपति। और इसके बारे में जिक्र भी है कि ये नियुक्ति करते समय वो क्या कर सकता है, राष्ट्रपति, जो आपका सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, उससे परामर्श ले सकता है। और बाकी जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करे उस समय क्या कर सकता है, उस समय क्या कर सकता है, जो बाकी न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय जो राज्य का मुख्य न्यायाधीश है उससे क्या कर सकता है, ये परामर्श ले सकता है। ठीक है, ये हो गया आपकी ये प्रोसेस। अब प्रक्रिया कौन सी है, प्रक्रिया इसकी है कॉलेजियम प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया, कॉलेजियम प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा, कॉलेजियम प्रक्रिया। कॉलेजियम प्रक्रिया हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। कॉलेजियम प्रक्रिया वही प्रक्रिया है जिसके तहत मुख्य न्यायाधीश और बाकी के न्यायाधीश मिलकर क्या करते हैं, बाकी न्यायाधीशों को चुनते हैं। यह कॉलेजियम प्रक्रिया है। तो आपकी नियुक्ति हो गई, नियुक्ति हो गई। अब हम पढ़ते हैं योग्यता। क्या पढ़ते हैं, योग्यता। योग्यता वापस वही, पहली योग्यता वह भारत का नागरिक हो। क्या हो, वह भारत का नागरिक हो। क्या हो, भारत का नागरिक हो। क्या हो, भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता वह किसी न्यायिक पद पर, किस पर, न्यायिक पद पर 10 साल तक, कितने साल तक, 10 साल तक कार्य कर चुका हो। पहली योग्यता ये है आपकी। सेकंड योग्यता आपकी ये रहेगी। थर्ड देखना, थर्ड में क्या है कि वह किसी उच्च न्यायालय, वह किसी उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय एक राज्य का हो सकता है या दो, एक या दो उच्च न्यायालय। उस न्यायालय में क्या रह चुका हो, अधिवक्ता। 10 साल तक अधिवक्ता। कितने साल तक, 10 साल तक अधिवक्ता रह चुका हो। क्या रह चुका हो, अधिवक्ता। क्या रह चुका हो, अधिवक्ता। ध्यान करना, 3 इंपॉर्टेंट योग्यताएं हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए। पहली योग्यता वह भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता वह किसी न्यायिक पद पर कम से कम 10 साल तक कार्य कर चुका। कितने साल तक, 10 साल तक। तीसरी योग्यता कौन सी है कि वह किसी उच्च न्यायालय में या एक उच्च न्यायालय में या 2 उच्च न्यायालय में, कम दोनों को मिलाकर 10 साल तक क्या रह चुका हो, अधिवक्ता रह चुका हो। क्या रह चुका हो, अधिवक्ता। तो ये इसकी है योग्यता। क्या है, योग्यता। ठीक है, अब इसका पढ़ते हैं हम कार्यकाल। क्या पढ़ते हैं, कार्यकाल। एक एक पॉइंट को समझा रहा हूं, अच्छे से तैयार कीजिएगा आप इसको। कार्यकाल, कार्यकाल की बात करें, सामान्य कार्यकाल देखिए तो जो मुख्य न्यायाधीश हैं, कौन, मुख्य न्यायाधीश,
मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक, कितनी तक? 65 वर्ष की आयु तक, जब तक कि उनकी आयु कितनी नहीं हो जाए, 65 वर्ष ना हो, जब तक ये कार्य करेंगे, कब तक? जब तक कि उनकी आयु कितनी है, 65 वर्ष। और बाकी न्यायाधीशों की, जो बाकी न्यायाधीश हैं उनकी कितनी है? उनकी है 62 वर्ष। ध्यान रखना, उनकी कितनी है? 62 वर्ष। इसकी 65 है और बाकी की कितनी है? 62 वर्ष है। कितनी है? 62 वर्ष। अब दूसरा कि वो क्या कर सकते हैं, पहले भी क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति को, किसको? राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? त्याग पत्र दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? समय से पूर्व भी क्या कर सकते हैं, वो त्याग पत्र दे सकते हैं। समय से पूर्व भी क्या कर सकते हैं? त्याग पत्र दे सकते हैं। नियुक्ति हो गई, 65 वर्ष तक वो क्या करेंगे? कार्य करेंगे अपनी उम्र की। और राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए क्या दे सकते हैं? अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, यानी ऐच्छिक सेवानिवृत्ति भी वो ले सकते हैं। ठीक है, ये इसका हो जाता है कंप्लीट आपका कार्यकाल। क्या हो जाता है? कार्यकाल। और एक बात और बता दूं आपको, इसके अंदर इनको हटाया एक प्रोसेस के द्वारा भी जा सकता है, यानी आपकी जो संसद है, संसद में अगर 2/3 बहुमत से, क्या 2/3 बहुमत से इनको अविश्वास प्रस्ताव इनके खिलाफ पारित होता है, या कह सकते हो कि संसद में महाभियोग की प्रक्रिया इनके खिलाफ आती है। किनके खिलाफ? इनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया, तो भी इनको क्या कर जा सकता है? हटाया जा सकता है। तो ये 3 प्रोसेस इनकी होती है। ठीक है, अब देखिएगा अगला आता है अपना शपथ। क्या आता है? शपथ। क्या आता है? शपथ। देखिएगा, शपथ की बात करें तो आर्टिकल कौन सा काम करेगा? आर्टिकल 219। कौन सा करेगा? आर्टिकल 219। क्या करेगा? 219। आर्टिकल 219 की शपथ कौन दिलाएगा इनको? ध्यान रखना, शपथ में ध्यान रखना, नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, इनकी नियुक्ति तो कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो शपथ है वो कौन दिलाएगा? संबंधित राज्य का राज्यपाल। संबंधित राज्य का राज्यपाल कौन दिलाएगा? राज्यपाल। राज्यपाल मौजूद नहीं हो तो राज्यपाल का जो प्रतिनिधि है वो दिला सकता है। कौन दिला सकता है? राज्यपाल का प्रतिनिधि। ठीक है, आर्टिकल 219। घबराइए मत, सारे आर्टिकल मैं आपको याद करवाऊंगा, सारे आर्टिकल एक बार में याद करवाऊंगा, देख लेना। ये शपथ हो गई इनकी। फिर बात करें स्थानांतरण। क्या बात करें? स्थानांतरण। स्थानांतरण की बात करें तो ध्यान रखना, आर्टिकल 222। कौन सा अनुच्छेद? आर्टिकल 222 कि इनका स्थानांतरण कौन करेगा? स्थानांतरण करेगा अपना राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति। स्थानांतरण कौन करता है? राष्ट्रपति। इतना याद रखना, इनका स्थानांतरण करता कौन है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद में बताया गया है? 222 में। किसे बताया गया है? 222 में। ठीक है, अब इनका आ जाता है वेतन। कितना? वेतन। वेतन कितना मिलता है भाई? ध्यान करना, तो आपकी बुक्स में उसको चेंज कर लेना। 2.5 लाख रुपए। कितने? 2.5 लाख, या कह सकते हो 2,50,000। कितने? 2,50,000 रुपए पर मंथ के मिलते हैं इनको। 2,50,000 रुपए पर मंथ। 2,50,000 पर मंथ इनको मिलती है। और बाकी सुविधाएं, अन्य सुविधाएं भी इनको प्राप्त होती है। अन्य सुविधा भी इनको प्राप्त होती है, जैसे वाहन की है, या कह सकते हो आवास की है। और बाकी इनकी सेवानिवृत्ति पर पेंशन भी रहती है। क्या रहती है? पेंशन भी रहती है, जिसे हम ग्रेजुएट पेंशन भी कहते हैं। ठीक है, तो अब ये कंप्लीट होती है आपकी उच्च न्यायालय की जो गठन था, ये कंप्लीट होता है आपका। क्या गठन हो बताए? उच्च न्यायालय का गठन। क्या कंप्लीट हो रहा है? उच्च न्यायालय का गठन कंप्लीट हो रहा है। अब हम बात करेंगे उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता। क्या बात करेंगे? उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता। क्या बात करेंगे? उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता। उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता यानी ये अपना पार्ट पूरा का पूरा व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से पूरा का पूरा अलग है, तो स्वतंत्र होना चाहिए। पहली प्रोसेस में पढ़ते हैं नियुक्ति के लिए क्या है?
जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति के लिए क्या है, एक विशेष प्रक्रिया। क्या है कि विशेष प्रक्रिया है, विशेष प्रक्रिया है। क्या है, विशेष प्रक्रिया। क्या है, विशेष प्रक्रिया। नियुक्ति के लिए विशेष प्रक्रिया कौन सी है, आपको पता ही है, कॉलेजियम व्यवस्था वगैरह है। कौन सी व्यवस्था है, कॉलेजियम व्यवस्था, जिसके द्वारा ये चुने जाते हैं। तो नियुक्ति के लिए क्या होगी, इनकी विशेष प्रक्रिया है। फिर दूसरा, इनका कार्यकाल निश्चित है। क्या है, कार्यकाल निश्चित है, निश्चित 65 वर्ष की आयु तक। कब तक का है, 65 वर्ष तक की आयु तक। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं इनका। थर्ड पॉइंट की बात करें, कार्यकाल हो गया निश्चित, सही लिख देता हूं मैं निश्चित को, सही नहीं है तो थोड़ा बोर्ड की इश्यू है थोड़ा। कार्यकाल इनका हो गया 65 वर्ष का, और नियुक्ति के लिए विशेष प्रक्रिया कॉलेजियम व्यवस्था आपकी। और तीसरा है कि ध्यान करना, उच्च न्यायालय को स्वतंत्रता दे रहे हैं, तो इस मामले में देखना, उच्च न्यायालय को अगर आप स्वतंत्रता दे रहे हैं तो ध्यान करना, संसद में या बाहर भी, संसद में या बाहर भी इनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं होगी, किसी प्रकार से इनके निर्णयों पर चर्चा नहीं होगी, चर्चा नहीं होगी। लेकिन क्या हो सकता है, अगर महाभियोग लाया जा सकता है तब हो सकती है। कब, महाभियोग के अलावा। किसके अलावा, महाभियोग के अलावा। तो ध्यान से सुन लेना, नियुक्ति के लिए क्या है, विशेष प्रक्रिया। नियुक्ति के लिए क्या है, विशेष प्रक्रिया। कॉलेजियम व्यवस्था है, कार्यकाल निश्चित है 65 वर्ष तक की आयु का। तीसरा, संसद के खिलाफ, संसद इनके खिलाफ किसी प्रकार के इनके निर्णयों पर चर्चा नहीं करेगी। संसद क्या नहीं कर सकती, इनके द्वारा दिया गया कोई भी जजमेंट है, कोई भी निर्णय है, उनके खिलाफ क्या नहीं कर सकती, उनके खिलाफ किसी प्रकार से चर्चा नहीं होगी। इसके द्वारा भी इनको क्या दी गई है, स्वतंत्रता दी गई। महाभियोग के द्वारा चर्चा हो सकती है। किसके द्वारा, महाभियोग के द्वारा चर्चा हो सकती है। 3 पढ़ दी है। अगला, अगली योग्यता में पढ़ते हैं। अगली स्वतंत्रता की बात करें, हम चौथी स्वतंत्रता पढ़ें तो ये अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। जब मान लो ये क्या कर लिया, इन्होंने अवकाश ग्रहण कर लिया। क्या कर लिया, अवकाश ग्रहण करने के बाद, अवकाश ग्रहण करने के बाद क्या करने, ध्यान रखना, अवकाश ग्रहण यानी ये सेवानिवृत्त हो गए। क्या हो गए, सेवानिवृत्त। इंग्लिश में कहते हैं, आप कहते हैं रिटायरमेंट। क्या कहते हैं, रिटायरमेंट। क्या कर सकते हैं, रिटायरमेंट। यानी ये रिटायरमेंट हो गए, या आप कह सकते हो अवकाश ग्रहण कर लिया। उसके बाद ये ध्यान रखना, उसके बाद ये जिस न्यायालय में सेवानिवृत्त है उसमें क्या नहीं कर सकते, उसमें प्रैक्टिस नहीं कर सकते। प्रैक्टिस क्या कर सकते हो, वकालत नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इनको सारी चीजें पता है और ये क्या कर सकते हैं, अपने पद का दुरुपयोग कर सकते हैं। इसके लिए इन पे प्रतिबंध लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, प्रतिबंध, कि आप इसके बाद में नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद अगला, स्वतंत्रता देने के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट रखा गया, ध्यान करना। कौन सा पार्ट, कार्यपालिका से पृथक है। क्या है ये, कार्यपालिका से पृथक है। क्या है, पृथक। कैसे, कार्यपालिका में आपके मान लो कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद आती है, वो इनके निर्णयों पर किसी प्रकार से न तो निर्णयों का ये क्या कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, न आलोचना कर सकते हैं, न ही किसी प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए कार्यपालिका से इनको क्या रखा गया, पृथक रखा गया। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों एक दूसरे में सामंजस्य रहते हुए काम करते, एक साथ रहना पड़ता है उनको, लेकिन ये पूरी की पूरी क्या होगी, कार्यपालिका से पृथक रहेगी। तो ये 5 पॉइंट थे न्यायपालिका की स्वतंत्रता देने के लिए। ठीक है, अब आता है, अगली बात करेंगे हम उच्च न्यायालय की शक्तियां। क्या करेंगे, उच्च न्यायालय की शक्तियां। उच्च न्यायालय की शक्तियां, उच्च न्यायालय की शक्तियों की बात करें तो पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। कौन सा, प्रारंभिक, मैं लिख देता हूं दोबारा से इसको, प्रारंभिक
प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार यानी जिन मामलों की सुनवाई यहीं पर होगी। देखो पहला इसके अंदर क्या होगा कि जो निर्वाचन संबंधी मामले हैं, कौन से? निर्वाचन संबंधी। निर्वाचन संबंधी मामलों की बात करें तो कौन कौन से? चाहे चुनाव संसद का हो, चाहे विधान मंडल का हो, यानी संसद और विधान मंडल के चुनाव संबंधी कोई विवाद है, किसी प्रकार का विवाद, मान लो किसी प्रकार का विवाद है, तो उनकी सुनवाई करने का सबसे पहला अधिकार कौन रखती है? हमारी उच्च न्यायालय। कौन रखता है? हमारा उच्च न्यायालय। कौन रखता है? उच्च न्यायालय। दूसरा कार्य राजस्व संबंधी। कौन सा विवाद? राजस्व संबंधी। राजस्व संबंधी यानी जो राज्य सरकारें हैं या जो भी सरकारें हैं उनको जो राजस्व प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? राजस्व। यानी एक प्रकार से टैक्स का रूप कर सकते हो आप। क्या कर सकते हो? टैक्स का रूप कर सकते हो। राजस्व यानी जो मान लो कि आपके कितने भी प्रकार से आपके टैक्स लगाती है स्टेट गवर्नमेंट, उनसे जो प्राप्त होता है। ठीक है, पहला निर्वाचन संबंधी, दूसरा राजस्व संबंधी। ठीक है, तीसरा हम बढ़ते हैं इसके बारे में मौलिक अधिकारों के बारे में। किसके बारे में? मौलिक अधिकारों पे ये सुनवाई कर सकते हैं। किस पे? मौलिक अधिकारों। किस पे सुनवाई करते हैं? मौलिक अधिकारों पे। और किस पे सुनवाई कर सकते हैं? वसीयतनामा पर। किस पे सुनवाई कर सकते हैं? वसीयतनामा। मौलिक अधिकार यानी मौलिक अधिकार को मैंने पिछले टॉपिक में बताया था आपको कि उनकी सुनवाई सीधे आप उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में करवा सकते हैं। वसीयतनामा। वसीयतनामा यानी मान लो कि आपकी फैमिली में आपके दादा है, तो मान लो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का किसी को क्या बना दिया? वारिस बना दिया एक किसी को, तो वो वसीयतनामा। अब मान लो उसके अंदर किसी प्रकार विवाद हो जाए, इसकी नहीं है उसकी नहीं है, तो उनकी सुनवाई कहाँ हो सकती है? सिर्फ आपको सिविल न्यायालय जो अधीनस्थ न्यायालय है वहां पर जाने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे कान सुनवाई करवा सकते हैं, अपने यहाँ पे सुनवाई करवा सकते हैं। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों का हो गया, वसीयतनामा का हो गया। किसका हो गया? मौलिक अधिकारों का और वसीयतनामा का। ठीक है, और कौन कौन से हो सकते हैं देख लीजिए। और हो सकते हैं इसके अंदर विवाह, विवाह कानून, दूसरा कंपनी, कंपनी कानून, तीसरा तलाक। सारे टॉपिक्स में देखिए वसीयतनामा हो गया, विवाह कानून यानी कौन कौन से हिंदू विवाह नियम भी होते हैं, और आपके हिंदू विवाह नियम यानी एक से आप अधिक पत्नी को नहीं रख सकते या ऐसे मामले। कंपनी कानून यानी जो जितनी भी कंपनियां कार्य कर रही है उन कंपनियों का कानून कर सकते हैं, यानी कंपनी को कितना प्रकार से कौन कौन सी अथॉरिटी से उसको परमिशन लेनी आवश्यक होगी, कंपनी कितना क्या तय करेगी, वो सारी की सारी चीजें। तलाक यानी विवाह विच्छेद, यानी विवाह विच्छेद की एक क्या है? विधि है, पूरी की पूरी क्या है? एक विधि है। ठीक है, तो ये इनके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। क्या है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ठीक है, दूसरी बात करें तो इनके अधिकार हैं याचिका संबंधी। कौन से अधिकार? याचिका, इंग्लिश में कह सकते हो आप इसको रिट। क्या कह सकते हो? रिट संबंधी क्षेत्राधिकार। कौन से? रिट संबंधी क्षेत्राधिकार। कौन से? रिट संबंधी क्षेत्राधिकार। आर्टिकल याद करना है इसका आपको 226। कौन सा? 226। 226 क्या कहता है कि उच्च न्यायालय, कौन? उच्च न्यायालय, क्या? उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, किसके लिए? मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए क्या लगा सकता है? रिट जारी कर सकता है। क्या कर सकता है? रिट जारी कर सकता है। कितने प्रकार की जारी करता है? 5 प्रकार। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। पहली रिट कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इससे अगली परमादेश। कौन सी? परमादेश। तीसरी प्रतिषेध। कौन सी? प्रतिषेध। चौथी अधिकार परीक्षा। कौन सी? अधिकार परीक्षा। पांचवी उत्प्रेषण। कौन सी? उत्प्रेषण। बंदी प्रत्यक्षण होगी आपकी, परमादेश होगी, प्रतिषेध होगी, अधिकार परीक्षा होगी, उत्प्रेषण होगी, और एक आपकी रहेगी कौन सी? हाँ, 5 प्रकार रिटें होती थी।
हाँ 5 प्रकार की होगी, 6 प्रकार नहीं, 5 ही है। 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 प्रकार की बंदी प्रतिक्षण मैंने बता चुका हूँ, परमादेश बता चुका हूँ। बंदी प्रतिक्षण यानी किसी बंदी को मान लो कि कोई अभियुक्त है, उसको बंदी बना लिया गया है, तो उसको 24 घंटों के अंदर अंदर कहाँ प्रस्तुत करना होगा? मजिस्ट्रेट के समक्ष। परमादेश यानी विशेष आदेश होता है। प्रतिषेध यानी किसी भी मना कर सकती है। अधिकार पे यानी किसी पद पर कोई व्यक्ति बैठा है तो उस पर पूछ सकते हैं किस अधिकार से आप बैठे हैं। उत्प्रेषण यानी किसी भी मामले को क्या कर सकती है? अपने यहाँ पर मंगवा सकती है। क्या कर सकती है? अपने यहाँ पर मंगवा सकती है। तो ठीक है, दूसरा आपका याचिका संबंधी क्षेत्राधिकार कंप्लीट होता है। याचिका संबंधी में मैंने बता दिया आपको, ये क्या है? उच्च न्यायालय का। क्या है? उच्च न्यायालय का। तो सुप्रीम कोर्ट कौन से पे लगाती है? सुप्रीम कोर्ट, ध्यान कर लेना, बता रहा हूं मैं यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 अनुच्छेद कौन सा? 32। कौन सा अनुच्छेद? 32। अंतर क्या है? 32 के अंदर किसका प्रावधान है? 32 के अंदर यह प्रावधान है कि मौलिक अधिकारों का हनन होने पर आपकी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकती है। कौन सुनवाई कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट। और 32 का ध्यान रखना, ये आर्टिकल अपने मूल अधिकारों से संबंधित है। किससे संबंधित है? मूल अधिकारों से। कौन सा मूल अधिकार? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसके तहत आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट तो आर्टिकल 32 के तहत और उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत। अंतर है दोनों में, एक मत कर देना इनको। उच्च न्यायालय तो आर्टिकल 226 के अनुसार और ये सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अनुसार, ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया आपका याचिका संबंधी क्षेत्राधिकार। कौन सा? याचिका संबंधी क्षेत्राधिकार। तीसरा अपन पढ़ लेते हैं इसका अपीलीय अधिकार। कौन सा? अपीलीय अधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार को हम फिर से अलग अलग श्रेणियों में डिवाइड कर देंगे। पहला सिविल, पहला सिविल अधिकार। दूसरा हम करें तो संवैधानिक। कौन सा? संवैधानिक। दूसरा कौन सा कर देंगे? संवैधानिक कर देंगे। और तीसरा कौन सा करेंगे अपन? आपराधिक। तीसरा आपराधिक। पहला हो गया सिविल, दूसरा हो गया संवैधानिक, तीसरा हो गया आपराधिक। ये 3 मुद्दे की बात करेंगे। 3 मुद्दों की बात करें तो अब क्या होगा कि सिविल में क्या होगा, अब संवैधानिक में क्या होगा, इन समझिए। सिविल मामले यानी जो सिविल मामले कौन कौन से देखो, आयकर संबंधी मामले, पेटेंट संबंधी मामले, डिजाइन संबंधी मामले। कौन से? पेटेंट, आयकर, पेटेंट, डिजाइन, ये वगैरह मामले आएंगे इसमें। अब आप आयकर यानी आपका इनकम टैक्स है। कौन? इनकम टैक्स। इसका डिसाइड कौन करेगा? फिर पेटेंट, पेटेंट जानते हो किसे कहते हैं? पेटेंट है आपने किसी प्रकार के कोई आविष्कार किया है, उस आविष्कार तो आपने किया लेकिन लोग उसको कॉपी नहीं कर ले। क्या नहीं कर ले? कॉपी नहीं कर ले। कॉपीराइट अधिकार के तहत कह सकते हो किसी आविष्कार को कोई दूसरा कॉपी नहीं कर ले, आपकी मेहनत का फायदा को दूसरा नहीं ले ले। इसके लिए क्या किसकी सुविधा है? पेटेंट की। इसकी सुनवाई यहाँ पर हो सकती है। डिजाइन यानी आपने किसी प्रकार का डिजाइन क्रिएट किया है, मान लो ऑटोमोबाइल के अंदर हो सकता है डिजाइन, मान लो आपका दूसरी चीजों में भी हो सकता है, उस डिजाइन को कोई कॉपी ना कर ले, उसके लिए है। जिससे आप क्या कर सकते हो, सीधा आप कहाँ सुनवाई कर सकते हैं अपनी, आपकी सुनवाई यहाँ हो सकती है। आपको जिला न्यायालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। कहाँ नहीं है? जिला न्यायालय की, ठीक है। तीसरा, अब दूसरा पढ़ लेते हैं संवैधानिक। संवैधानिक यानी जिसमें अगर संविधान की व्याख्या से मामला हो। किसका मामला? संविधान की व्याख्या का। संविधान की व्याख्या का मामला हो तो भी सुनवाई ये कर सकते हैं, ठीक है। अब आपराधिक, आपराधिक यानी अगर मान लो कि सेशन न्यायालय ने, किस न्यायालय ने? सेशन, सेशन न्यायालय बताऊंगा आपको मैं। सेशन न्यायालय ने यानी जो नीचे के न्यायालय हैं, जो आपके उच्च न्यायालय से नीचे न्यायालय काम करते हैं, सेशन न्यायालय, जिला न्यायालय वगैरह आते हैं सारे, इनमें अगर 4 साल से
4 साल से अगर किसी को ज्यादा सजा दी गई है, 4 साल से ज्यादा किसी को सजा दी गई है, तो इसकी अपील वो कहाँ कर सकता है? इसकी अपील कहाँ कर सकता है? उच्च न्यायालय में कर सकता है। कहाँ कर सकता है? उच्च न्यायालय में। ठीक है, ये अपील ये क्षेत्राधिकार हो जाती है 3 प्रकार की। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ठीक है, कंप्लीट है ये। चौथा आपका बता देता हूं मैं आपको, अभिलेख न्यायालय होगा। क्या होगा? अभिलेख न्यायालय। कौन सा होगा? अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय कौन सा? अभिलेख न्यायालय। आर्टिकल कौन सा याद करना है आपको इसके अंदर? अनुच्छेद 215। कौन सा याद करना है? अनुच्छेद 215। कौन सा याद करना है? आर्टिकल 215। अभिलेख न्यायालय का अर्थ मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, फिर से बता दूं। अभिलेख न्यायालय का अर्थ यह होता है कि इनके द्वारा जितने भी निर्णय दिए गए हैं या कार्रवाइयां की गई हैं, उनका क्या किया जाएगा? संरक्षण किया जाएगा। क्या किया जाएगा? संरक्षण। जो बाकी के न्यायालय, सेशन न्यायालय, जिला न्यायालयों के लिए पद प्रदर्शक का कार्य कर सके। किसका कार्य कर सके? पद प्रदर्शक का कार्य कर सके। ठीक है, किसका कार्य कर सके? पद प्रदर्शक का। पांचवा पॉइंट पढ़ते हैं इसका हम, प्रशासनिक कार्य। प्रशासन कार्य, प्रशासन से संबंधित कार्य कर सकते हो। प्रशासन से संबंधी कार्य, प्रशासन संबंधी कार्य। अब देखना, इंपॉर्टेंट चीज है, बता रहा हूं यहां पे। प्रशासन संबंधी कार्य क्या है? मान लो कि सेशन न्यायालय, कौन सा न्यायालय? आपका सेशन न्यायालय या आपका जिला न्यायालय। कौन सा? जिला न्यायालय। इनमें मान लो कि किसी प्रकार का मुकदमा चल रहा है। क्या चल रहा है? मुकदमा चल रहा है। अगर मुकदमा चल रहा है और मान लो कि यहां पर सुनवाई अच्छे से नहीं हो रही, ये किसको आभास हो? उच्च न्यायालय को। किसको आभास हो? उच्च न्यायालय को। तो ये क्या कर सकते हैं? उस मुकदमे को अपने यहां मंगवा सकते हैं। ध्यान करना, क्या कर सकते हैं? उसको अपने यहां मंगवा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपने यहां मंगवा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपने यहां मंगवा सकते हैं। या क्या कर सकते हैं? या दूसरे न्यायालय में। किसमें? दूसरे न्यायालय में। या तो अपने यहां मंगवा सकते हैं या दूसरे न्यायालय में उसको स्थानांतरित कर सकते हैं, भेज सकते हैं। ध्यान रखना, दूसरे न्यायालय में भेज सकते हैं या अपने यहां मंगवा सकते हैं। आप देखते हैं कई प्रकार के टीवी में केस देखते हैं कि मान लो कोई मुकदमा हो गया किसी के खिलाफ, तो मान लो अगर वो मुकदमा मान लो कि राष्ट्रीय स्तर पर उसको मान लो पहचान मिल गई, या मतलब ऐसा संवेदनशील मुकदमा है जिसके अंदर उस न्यायालय को लगता हो कि हमें कार्रवाई करनी, राज्य के अंदर बता रहा हूँ, राज्य के अंदर, और यही शक्ति सुप्रीम कोर्ट में प्राप्त, सुप्रीम कोर्ट भी मंगवा सकता है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। और अगला कार्य, ये तो पहला कार्य था। दूसरा कार्य क्या है? जो अधीनस्थ न्यायालय है, कौन से न्यायालय? अधीनस्थ न्यायालय, वो अपनी सीमाओं का दुरुपयोग न करे, उसके लिए क्या करता है? ये उनकी शक्तियों को क्या करता है? एक मर्यादा में रखने का कार्य करता है। किसके अंदर? मर्यादा में रखने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये प्रशासन संबंधी कार्य था। कौन सा कार्य? प्रशासन संबंधी कार्य। छठी शक्ति पढ़ते हैं जिसके लास्ट है, ये कह सकते हो इसको आप न्यायिक पुनरावलोकन। क्या है ये? न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन के तहत क्या होगा कि उच्च न्यायालय, कौन सा? उच्च न्यायालय, आपका उच्च न्यायालय जो आपकी कार्यपालिका द्वारा, किसके द्वारा? कार्यपालिका द्वारा, ध्यान से सुनना, कार्यपालिका द्वारा बनाई गई किसी प्रकार के जो कानून है जो मानव हित में नहीं है, राज्य हित में नहीं है, उनको क्या कर सकता है? अवैध घोषित कर सकता है। क्या कर सकता है? अवैध। कौन सी कार्रवाई के तहत? न्यायिक पुनरावलोकन द्वारा। तो ये ध्यान रखना, उस न्यायालय को भी अधिकार है, चाहे वो कानून किसमें बना हो, संसद में बना हो, या कानून किसमें बना हो, विधानमंडल। ध्यान से देखना, यहाँ पर दोनों की बात आ रही है, संसद की और विधानमंडल की। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन मैं पहले पिछले वीडियो में बता चुका हूँ पूरा डिटेल में कि क्या होता है न्यायिक पुनरावलोकन। आप उन वीडियो को देख के ज्ञात कर सकते हैं न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है। तो ये अपनी थी उस न्यायालय का पूरी की पूरी गठन बताया मैंने, और उस न्यायालय का क्या बताया है? पूरा का पूरा मैंने आपको उस न्यायालय की शक्तियां डिस्कस की है। क्या डिस्कस की है? शक्तियां डिस्कस की है।
अब देखिएगा अगले वीडियो में मैं क्या करूंगा कि उच्च न्यायालय के जितने भी अनुच्छेद हैं उनको डिस्कस करूंगा। तो अगले वीडियो को जरूर देखना, छोटा वीडियो है, अच्छा वीडियो है। अगर याद नहीं हो तो दोबारा वीडियो को मत देखना। मैं आज कहता हूँ दोबारा मत देखना अगर अगला वीडियो आपको याद नहीं हो। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।